हेलो दोस्तों, सिविल जैली आईएएस के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक साल का करंट अफेयर कवर करेंगे जो आईटी और कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो इसी कंटेंट से आएंगे, और अगर इससे बाहर कहीं से आ रहे हैं तो फिर वो किसी से भी नहीं होंगे, तो उसके लिए परवाह करने की जरूरत नहीं है। वही टैगलाइन है कि सीधा एग्जाम, नो बकवास। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना मोटिवेट जरूर करूंगा, और वो मोटिवेशन इस तरीके का है कि आज के समय में क्या हो रहा है कि टेम्पटेशन बहुत बढ़ गया है। हम लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से जो टॉपर हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, और वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिल रही है। और इस चीज़ से हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ अभी की अभी चाहिए। और उस चक्कर में हम लोग शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं और प्रोसेस को मिस करना शुरू कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस जल्दी से कुछ हो जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, कोई आसान रास्ता मिल जाए। मैं सही बताऊं तो कोई आसान रास्ता नहीं है, प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। कई बार होता है कि बच्चे बोलते हैं सर वीडियो बोरिंग है, यार याद नहीं हो रहा, इतना फैक्चुअल कैसे याद होगा। भाई जो करेगा वो निकालेगा। और अगर आपको लगता है कि मुश्किल हो रही है तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि बिना मुश्किल कुछ भी नहीं मिल सकता। आप एक जिले की जिम्मेदारी लेने को तैयार बैठे हैं और आप बिल्कुल भी मतलब प्रिपरेशन में हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी अपनी खुद की मदद करने को तैयार नहीं है। अगर आप खुद की मदद नहीं करना चाहेंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, और आपको अपने आप की मदद करनी पड़ेगी इन चीजों को याद रखने में। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहा हूं बिल्कुल रिफाइंड कंटेंट में। जैसे स्पेस मिशंस को आधे घंटे में निपटा दिया, ऐसे ही आईटी और कंप्यूटर्स को भी हम आधे घंटे में निपटा देंगे। ठीक है, तो टेम्पटेशन से दूर जाओ और प्रोसेस को फॉलो करो। और प्रोसेस क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को जोड़ो, ये जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क से दूर मत भागो। स्मार्ट वर्क भी एक हार्ड वर्क ही है। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट होकर के एग्जाम की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है, तो वो स्मार्ट वर्क है। लेकिन वो भी करने के लिए बैठना तो पड़ेगा ना आपको। यू हैव टू सिट समवेयर एंड रीड इट द कंटेंट। तो उससे दूर कैसे भाग सकते हो तुम लोग? कोई और थोड़ी ना आप लोगों के लिए पेपर दे के आ जाएगा। तो जो टेम्पटेशन है उसको दूर करो, प्रोसेस की रिस्पेक्ट करो, और जो हो गया है वो हो गया है। और किसी की भी जर्नी आसान नहीं रही है, किसी की भी जर्नी। जब मैं डेफ सेकंड देखता हूं टॉपर्स के, तो मैं ये देखता हूं कि सब लहूलुहान है। किसी ने 5 अटेम्प्ट दे दिए, किसी ने 6 अटेम्प्ट दे दिए, किसी की 30 साल की उम्र हो रही है, कि किसी घर की समस्या है। हर किसी की कंडीशन में देखो तो वो सब लहूलुहान है, सबके घाव हैं बॉडी पे, सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ना दोस्तों, ये युद्ध आपको जीतना है। और हम लोग यहाँ मेंटर करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, सिविल डेली में किसी और को बताइए, या कोई भी आपका वेल विशर है उससे आप डिस्कस करिए। इस चीज का ध्यान रखिए। एक चीज और बता देता हूँ, पहले क्या हो रहा था कि जब पढ़ाई होती थी ना, तो टीचर सिंपल से आके पढ़ाते थे और छोड़ देते बच्चे पे कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तुम बेकार हो। लेकिन आज के समय में मेंटरशिप एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार दिक्कत आ रही है तो कहाँ आ रही है। तो प्लीज हेल्प लीजिए। इन दिनों आपको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। कभी भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, कभी भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एग्जाम को क्विट करने की फीलिंग आ रही है, तो आपको वहां पे हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए हेल्प लेने में, क्योंकि जिस दिन आप आईएएस बन जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने मुश्किल टाइम में किसी की हेल्प ली थी या नहीं ली थी। बस ये मैटर करेगा कि आप बन गए। तो इसी स्पिरिट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रोसेस की रिस्पेक्ट करनी है, जहां मदद ले सकते हैं हम किसी की मदद लेंगे, और इस बार हम फोड़ेंगे। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी स्पिरिट के साथ में मैं शुरू करता हूँ। हाँ, लास्ट लेक्चर में आदित्य L1 में मैंने मून बोल दिया था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। वो यार माइंड से मेरा मतलब स्लिप हो गया। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पता नहीं था, क्योंकि आदित्य L1 सबको पता है यार, आदित्य मतलब सन, तो वहां पे गलती होने की संभावना ना के बराबर है, बट हो गई वहां पे गलती। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। आईटी एंड कंप्यूटर्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे से कोई फैक्चुअल एरर ना हो, और डेफिनेटली मैं पूरी ऊर्जा के साथ में यहाँ हूँ। आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए, और पार्टिसिपेट करिए क्लास में, और एंजॉय करिए क्लास को। ठीक है, प्रोसेस को एंजॉय करिए। एक और चीज मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों से। देखो, 2-3 चीज है ना, मैं गाइड करते रहूंगा, इस पर सेपरेट वीडियो भी आएगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। जैसे कि इंडिया किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट नहीं है, इसको प्रिपेयर करो। इस बात को प्रिपेयर मत करो किन किन का पार्ट है, तो पार्ट ज्यादा का है लेकिन किन किन का नहीं है उसको प्रिपेयर करो। ये मैं आपको एक्स्ट्रा टास्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का पार्ट नहीं है,
IEA का। इंडिया OECD का पार्ट नहीं है, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है, इंडिया एशियान का पार्ट नहीं है, इंडिया RCP का पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया कोई भी न्यूक्लियर डील है मेजर, जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, द कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिफ्यूजीज, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की भी जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इंडिया जो डिस्प्यूट सेटलमेंट वाली बॉडी है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7, ओके। तो इस तरीके से आपको एक बार देखना होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कोट किए हैं, प्लीज प्रिपेयर दिस लिस्ट, ठीक है। मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन आप भी एक थोड़ा होमवर्क करिए, ठीक है। इस तरह से मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ शुरुआत में लाऊंगा। तो हमने पूरा टोन सेट कर दिया है। देखो शुरुआत में थोड़ा मोटिवेट किया है, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि यार वो ऑलरेडी मोटिवेट है तो वो ये शुरुआत वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत तो मुझे तुम्हें मोटिवेट करना पड़ेगा हर वीडियो में, इतना मुझे समझ में आ गया। देखो सबसे पहले ये काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बट अब आगे बढ़ते हैं। देखो योटा D1 सबसे पहला वर्ड है, योटा D1। कैसा सवाल आ सकता है इसके ऊपर? सिंपल सवाल ये आ सकता है कि यार योटा D1 न्यूज में था, किस चीज से रिलेटेड है? तो योटा D1 है एक डेटा सेंटर है, ठीक है। ये क्या है? एक डेटा सेंटर। तो योटा D1, तो डी से यहां पे निकाल लो डेटा, ठीक है, एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो डी वर्ड है ना, इस डी वर्ड से आ जाएगा डेटा सेंटर, और ये कहाँ हुआ? इसका इनॉग्रेशन हुआ है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क स्लाइसिंग। समझ लो क्या होता है नेटवर्क स्लाइसिंग। देखो आपके पास में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क में आपको पूरा नेट आपने दिया हुआ है, सब सारी चीजों को, उससे आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया नेट न्यूट्रलिटी, कि किसी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है, सारे जो वेबसाइट्स उनका एक्सेस बराबर है, सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस बराबर है, सारे लोगों का एक्सेस बराबर है, जो जिसका मन करे वो नेट से कर सकता है। स्लाइसिंग में क्या होता है कि आप नेटवर्क के किसी पार्ट को स्लाइस कर देते हैं, मतलब कि उसको अलग कर देते हैं और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेट कर देते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क स्लाइसिंग। तो एलोकेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है। तो नेट स्लाइसिंग का मतलब होता है काट देना। तो नेटवर्क का कोई हिस्सा है उसको आप डेडिकेटेड कर देते हो किसी स्पेसिफिक नीड की तरफ, ठीक है। और ये 5G में हो सकता है, और 5G का ये प्रोमिनेंट फीचर है कि इसमें नेटवर्किंग जो स्लाइसिंग है वो हो सकती है, ठीक है। अगेन इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, बट फिर भी स्पेसिफिक पर्पस की कभी कभी नीड होती है, ठीक है। मतलब होता है कि कुछ वेबसाइटों को आपको तेज स्पीड देनी पड़ेगी, ठीक है, उनके फंक्शनिंग के लिए, तो वहाँ पे आप नेटवर्क स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, PMOs में। अब ये मैं ऐसे बोल नहीं रहा, मुझे कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, बट हाँ हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस हो, ठीक है। फाइबराइजेशन क्या होता है? देखो फाइबराइजेशन में फाइबर है, तो इसमें क्या होता है कि जो रेडियो टावर्स होते हैं ना, उनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइबराइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है 5G एयरवेव इंटरफेरेंस। इसमें क्या हो रहा है कि देखो जो 5G की सी बैंड है ना, देखो जब जो एक तरह से स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें मल्टीपल बैंड्स होती हैं, और मल्टीपल बैंड्स मल्टीपल पर्पस के लिए अलोकेट करते हैं। जैसे कि मिलिट्री पर्पस के लिए एक सेपरेट बैंड अलोकेट होती है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा नहीं ये सब, ठीक है। कॉमन पब्लिक के लिए अलग बैंड डेडिकेटेड होती है, ठीक है। रिसर्च के लिए अलग बैंड डेडिकेटेड होती है। तो होता यह है कि देखो एयरक्राफ्ट्स में क्या होता है, एयरक्राफ्ट रेडियो एलिमीटर्स होते हैं, एल्टीमीटर्स होते हैं। अब ये एयरक्राफ्ट रेडियो एल्टीमीटर्स होते हैं ना, इनकी मदद से ही जो एयरक्राफ्ट्स में जो लोग होते हैं, है ना, जो उनको रन कर रहे हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनसे कांटेक्ट होता है नीचे से, ठीक है। अब ये भी सी बैंड में ही वर्क करता है, और 5G का जो सी बैंड है ना, वो इसके साथ में क्या कर सकता है? इंटरफेरेंस कर सकता है, मतलब मिक्सअप हो सकता है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मिक्सअप हो सकता है। उससे क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो सिग्नल है ना, वो डिस्टोर्ट हो सकता है, तो इन्फॉर्मेशन जो भेजी जा रही है वो शायद पहुंचे ना। अब मान लीजिए कि आप किसी एयरक्राफ्ट को वेदर के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, और वहां 5G का सी बैंड इंटरफेरेंस कर दिया, तो वहां पे दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी गलत सही हो सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग 5G एयरवेव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? वेव को मिलना, और ये इंटरफेरेंस तब होता है जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। तो एयरक्राफ्ट रेडियो एल्टीमीटर भी सी बैंड में काम करता है, और 5G भी सी बैंड में काम करता है। मैंने बताया बैंड क्या होती है,
ठीक है। किसी भी स्पेक्ट्रम में एक मतलब क्या होता है कि रेंज ले लेते हैं कि मतलब मान 5G के स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, तो इतनी रेंज हम लोग एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए डेडिकेट करेंगे, इतनी रेंज पर्टिकुलर पर्पज के लिए डेडिकेट करेंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो ये जो रैन है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये क्या होता है, ये कनेक्ट करता है मेन नेटवर्क इंफ्रा को एंड यूजर्स से तक, ठीक है। तो ओपन जो रैन है वो क्या करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एंड यूजर्स तक कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पहले मैं इसको समअप करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि 5G के बारे में थोड़ा सा जान लो, 5G के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो 5G के बारे में सिंपल सी बात है, ये 5th जनरेशन है और अभी ये भारत में आ भी चुकी है कुछ शहरों में, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5G की सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वर्क करेगी वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में वर्क करती है। सबसे पहला फैक्ट तो आप याद रखो, मोबाइल फोन जनरली रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में ही वर्क करते हैं, ठीक है। इंटरनेट भी इसी फ्रीक्वेंसी में वर्क करते हैं। तो ये एक तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में वर्क करती है, दूसरा इसकी लेटेंसी बहुत लो है। लेटेंसी मतलब क्या होता है कि जो टाइम लिया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करने में, ठीक है। और जो तीसरा फैक्ट है आप वो यहाँ पे याद कर सकते हो कि जो 5G है उसमें तो रेडियो वेव वाला याद रख लो, एक आप लेटेंसी वाला फैक्ट याद रख लो। और 5G में जो स्पीड का मैटर होगा, आपकी स्पीड 1 GB से 10 GB तक हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही तेज स्पीड होगा इसके अंदर, बहुत ही तेज स्पीड होगा, ठीक है। और ये तो है ही, पर इसका ड्रॉबैक क्या है, एक तो कॉस्ट बहुत हाई रहने वाली है, कॉस्ट बहुत हाई रहने वाली है। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे आपको टावर लगाने की जरूरत है, रिले पॉइंट्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि इंटरफेरेंस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने वाली है 5G के अंदर, तो आपको बहुत सारे टावर्स और रिले पॉइंट्स लगाने की जरूरत रहेगी। तो इंफ्रा कॉस्ट बहुत हाई होने वाला है 5G के अंदर, ठीक है। ये 2-4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। एक तो लेटेंसी वाला याद रखना, किस फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा यही पूछता है किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, ये ज़्यादा पूछता है। मतलब कोई भी डिवाइस के बारे में पूछ सकता है कि पर्टिकुलर डिवाइस किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है, तो उसके लिए मैं सेपरेट आपको बताऊंगा यहाँ पे कि देखो ये वैसे लास्ट की स्लाइड है, लेकिन ये स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी चाहिए थोरोली। ये देखो ये है आपका रेडियो वेव, तो देखो रेडियो टेलीविजन्स है ना, माइक्रोवेव में भी आपके कुकर और ये सब यूज करते हैं, तो ये ज़्यादातर जो है ना आपका कम्युनिकेशन है ना वो रेडियो वेव में ही ज़्यादा मतलब यूज होता है, ठीक है। विजिबल रेंज में भी यूज होता है इंटरनेट, अगर आपने पढ़ा होगा लाईफाई पढ़ा होगा तो वो यहाँ यूज होता है, और जो वाईफाई है वो यहाँ यूज होता है। तो वाईफाई रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, और जो ये वाला जो रीजन है विजिबल रीजन है उसके अंदर लाईफाई यूज होता है, ठीक है, लाइट फिडेलिटी, ठीक है। बताऊंगा ये भी मैं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे गामा रेज मेडिसिन की तरह यूज होती है, एक्स रेज का भी मेडिसिन की तरह यूज है, ठीक है, यूवी रेज का भी मेडिसिन की तरह यूज है। तो कम्युनिकेशन में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, दिस रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। ब्लूटूथ भी होता है ना, वो रेडियो वेव में ही यूज होता है। तो इस तरीके से मैंने समअप किया 5G को। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस क्या होता है, आपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट तो पढ़ा होगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट था, एलोन मस्क की कंपनी का ये प्रोजेक्ट था, स्पेस एक्स का। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट को कनेक्ट करवाएंगे, डायरेक्ट, ये सैटेलाइट से, ये अर्थ है तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट को कनेक्ट करवाएंगे। इसके एक फायदा है, एक नुकसान है। देखो फायदा तो ये है कि कवरेज बढ़ेगा, फायदा तो ये है कि कवरेज बढ़ेगा। नुकसान क्या है कि स्पीड लो होगी, स्पीड इसमें उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये भी ड्रॉबैक है कि कॉस्ट बहुत हाई रहने वाली है, बहुत सारे आपको मतलब मिसाइल्स छोड़ने पड़ेंगे, सॉरी सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपको सैटेलाइट्स छोड़ने पड़ेंगे, है ना, सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी वो जा सकता है और ये एमईओ में भी जा सकता है। तो बहुत सारे सैटेलाइट आपको छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि ये लो अर्थ ऑर्बिट वाला मैंने एग्जांपल स्टारलिंक से लिया है। तो स्टारलिंक ने ये प्लान किया था कि 12,000 सैटेलाइट तक वो लोग छोड़ेंगे। तो आप सोच सकते हो उससे कितना ज़्यादा स्पेस जंक प्रोड्यूस होगा, डिब्रीज के इशू प्रोड्यूस होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस मिशन को मैंने पिछले लास्ट क्लास में बताया था जो स्पेस डेब्रीज को टैकल कर सकता है। वो नासा का मिशन है और वो डार्ट मिशन है, इसको लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया वाईफाई और लाईफाई, मैंने बता दिया वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करता है, लाईफाई विजिबल रेंज में काम करता है, दोनों ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, वायरलेस। एक चीज़ का खास बात यह है कि जो वाईफाई होती है ना, इसकी रेंज ज़्यादा होती है,
इसकी रेंज लार्ज होती है, इसकी रेंज कम होती है, तो इसकी लो रेंज होती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। स्प्लिंटर नेट, दिस इज द गुड क्वेश्चन। स्प्लिंटर नेट, स्प्लिंटर नेट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई देश है वो कंटेंट को फिल्टर कर दे इंटरनेट पे, ठीक है, तो फिल्टरिंग कंटेंट और ब्लॉकिंग इट एंटायरली फॉर पॉलिटिकल पर्पस, इसे बोलते हैं स्प्लिंटर नेट। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने बहुत सारे कंटेंट को हटा दिया इंटरनेट से, ठीक है, उनके देशों में, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर नेट बोलते हैं। गीगा मैश, तो गीगा मैश क्या है, वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन है जो रूरल और सब अर्बन एरियाज में प्रोवाइड करवाने की बात हुई है, ठीक है। तो स्प्लिंटर नेट पता है कि इंटरनेट में कंटेंट को ब्लॉक कर देना पार्शियली और कंप्लीटली फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। उसके बाद में जो गीगा मैश है वो क्या है, वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन है सब अर्बन और रूरल एरियाज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। तो वीपीएन को समझते हैं कि वीपीएन एक्चुअली है क्या, ठीक है। वीपीएन क्या है, देखो वीपीएन क्या है इसको समझते हैं। जनरली क्या होगा कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी डिवाइस होगी। ये एक कॉमन मतलब सीन है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में एक बैंड दी हुई है और उस बैंड से इंटरनेट वो डिवाइसेस को दे रहा है, ठीक है। वो किसको दे रहा है, डिवाइसेस को दे रहा है। अब सैटेलाइट से जो इंटरनेट आ रहा है, अब मान लीजिए एक सिचुएशन करते हैं, अब इसमें सीन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं बिना वीपीएन, और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ले रहा है कहाँ से, जहाँ से इंटरनेट होता है, मतलब सैटेलाइट से, तो क्या हो रहा है कि इसमें जब भी आप कुछ एक्सेस करेंगे तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उसके पास में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है डायरेक्ट में। वीपीएन में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं अलग से, तो ये हो गया इंटरनेट। फिर बीच में आता है एक वीपीएन सर्वर, तो वीपीएन सर्वर ये इंटरनेट ले लेगा। फिर यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे वो वीपीएन एंटिटी है जिसने वीपीएन सर्वर से कनेक्शन लिया है, और यहाँ पे फिर कोई डिवाइस है जो यहाँ काम कर रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इंटरनेट आप किससे नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट इंटरनेट नहीं ले रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक वीपीएन सर्वर आ गया है, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा वीपीएन सर्वर से, ठीक है, नॉट डायरेक्ट। किसको, एक स्पेशल क्लाइंट को। ये वीपीएन एंटिटी जो है ना, ये स्पेशल क्लाइंट है, तो इस स्पेशल क्लाइंट को ये सर्वर, ये जो कंटेंट प्रोवाइड कराएगा वो यहाँ से करवाएगा, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ से करवाएगा, और ये सब कुछ इनक्रप्टेड होता है। ना तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि हम कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, कौन सी साइट एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता। सिर्फ ये जो यूजर्स होते हैं उनको पता होता है कि वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज नहीं कर रहे हैं, तो इससे सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब आपकी डेटा सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जो स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं वो ऐसा करती हैं, वो वीपीएन सर्वर से ही इंटरनेट लेती हैं, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन है आपस में वो हमेशा सिक्योर रह पाए, ठीक है। तो वीपीएन समझ में आ गया कि फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो रहा है कि इंटरनेट है, इंटरनेट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने नेट लिया और वहां से यूजर को दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में वीपीएन सर्वर्स हैं। अब क्या हो रहा है कि वीपीएन सर्वर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्टेड है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है आपका ये क्या बोलते हैं, कस्टमर, जो वीपीएन क्लाइंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्ट इंटरनेट से नहीं, वीपीएन जो सर्वर है वहां से डेटा लेगा और या इंटरनेट लेगा और वीपीएन क्लाइंट को देगा, ठीक है, ताकि जो डेटा है वो सिक्योर हो सके, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा एक टॉपिक वीपीएन। उसके बाद आता है डार्क नेट। देखो डार्क नेट क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो इंटरनेट है ना उसका सिर्फ कुछ ही परसेंट है जो मतलब फ्री में एक्सेस है, जिसका मतलब एक्सेस फ्री में है और आप आराम से उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं सरफेस वेब। सरफेस वेब क्या होता है, जो कंटेंट फ्री में अवेलेबल होता है वो सरफेस वेब है, ठीक है। उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता, जैसे कि गूगल पे पड़ा हुआ सारा डेटा, यूट्यूब के वीडियोस, विकिपीडिया, ये सब सरफेस वेब है। उसके बाद और मेजोरिटी ऑफ जो डेटा है ना वो
अंदर ही होता है, मतलब वो सरफेस पे नहीं होता। बहुत कम डेटा होता है जो सरफेस पे होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। अब आता है तुम्हारे पास में सरफेस के बाद में डीप वेब, और डीप वेब का एक सब पार्ट है डार्क वेब। ठीक है, डीप वेब में क्या होगा, जो इनक्रिप्टेड है। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप सिविल डेली का कोई कोर्स परचेज करो और उनके पोर्टल से ही आप लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो, तो वो सरफेस वेब नहीं होगा, वो डीप वेब होगा। उसके बाद में डार्क वेब क्या होता है, उसी का सब पार्ट है जो एक्सेस ही हो सकता है सिर्फ स्पेशल ब्राउजर्स पे, जैसे टोर। ठीक है, टोर, और जनरली वो एक इलिसिट प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। ठीक है, और मतलब बहुत इनक्रिप्टेड होता है और इलिसिट पर्पसेस के लिए यूज होता है, और इसको आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल ब्राउजर्स होते हैं। मैंने जैसा टोर का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द डार्क, और दिस डार्क वेब में जो नेट होता है ना, उसको हम लोग डार्क नेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी कितना फेमस हो गया है ना। आपने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी है वो कितना फेमस हुआ है, उसीलिए एआई का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एआई क्या है, सिंपल सी बात है यार, कि जो एआई है वो है कि आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इट्स एन टेक्नोलॉजी और इट्स एन एल्गोरिथम वेयर द मशीन्स आर सॉल्विंग प्रॉब्लम लाइक ए ह्यूमन। ठीक है, दे आर द algorithms and machines where these algorithm and machine are solving a problem like a human। जिस तरीके से ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, अपने आप कंक्लूजन्स निकाल सकता है, गिविंग सम डेटा, और दे आर देमसेल्फ क्रिएटिंग सम कंक्लूजन। ठीक है, मतलब ह्यूमन की तरह सोच रहा है, जैसे हम ह्यूमन प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस कर लेते हैं। हमने कोई बात बताई और उसका मैंने पहले मेरे पे कोई डेटा था तो उसको मैंने उससे मैं कोई प्रोज एंड कॉन्स और एनालिसिस करूंगा, वैसे ही अब ये ह्यूमन की तरह एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। ठीक है, अब एआई में हम लोग ऐसी एल्गोरिथम और मशीन्स डेवलप कर रहे हैं जो ह्यूमन की तरह सोचेंगी अब। ठीक है, बस उनके पास जो पहले का डेटा है उन सबको यूज करेंगी, एनालिसिस करा करेंगी, उसके बाद कुछ कंक्लूड करेंगी। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और चीज बताता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो, जिस तरीके से हमारे जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, है ना। और जिस तरीके से हम ह्यूमन इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो हम ह्यूमंस इंटरनेट से कनेक्ट हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो सिंपल सी बात है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ यूट्यूब के वीडियो के थ्रू, तो वी आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। अगर ऐसा हो जाए कि दो मशीनें ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लें इंटरनेट के थ्रू, मैं आपसे इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो ह्यूमंस आर कम्युनिकेटिंग बिकॉज वी हैव मोबाइल फोन एंड डिवाइसेस, और उनमें इंटरनेट है। तो ऐसा हो जाए कि डिवाइसेस ही कनेक्ट हो जाएं, मतलब मेरे घर का एसी मेरे कार के साथ में कम्युनिकेट कर पाए, मेरे घर का एसी मेरी कार के साथ कम्युनिकेट कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत तेज गर्मी है, ठीक है, और जैसे ही मेरी कार मेरे घर में एंट्री करती है, मेरा रूम का दरवाजा खुल जाएगा, एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका था 5 मिनट पहले ही, ताकि उनको पता है कि बहुत गर्मी है बाहर और मतलब एसी तो ऑन करना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज, मतलब डिवाइसेस अब इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं और वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, अगला आता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का ही पार्ट है जहां पे जो एआई होते हैं वो कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, नए कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी पे लोग मीन्स के आंसर्स लिख रहे हैं, मीन्स के आंसर्स लिख रहे हैं। चैट जीपीटी पे लोग प्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। चैट जीपीटी पे लोगों ने यूपीएससी का प्री का पेपर डाल दिया पूरा का पूरा। तो इस तरह की चीजें हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं हम जनरेटिव एआई। उसके बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई के रिसर्च के लिए काम करती है, जीएपीआई। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है किसके लिए, एआई के लिए। जीपीएआई है एक्चुअली, ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। सर्टिन का नाम याद रख लो। सर्टिन माइटी के अंदर एक बॉडी है, वो एक्टिव तब होती है जब कोई साइबर अटैक होता है। तो मान लीजिए कोई साइबर अटैक होगा, तो पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप लोग सबसे पहले रिस्पॉन्स पाएंगे वो पाएंगे सर्टिन पे। तो एनीथिंग हैपन इन साइबर नेगेटिवली, सर्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है,
कोई ऐसा नहीं है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई लॉ से नहीं बनी है, इट्स अ बॉडी अंडर द माइटी। अगला पॉइंट आता है 4D प्रिंटिंग। अगला टॉपिक क्या है? 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग तो आपने पढ़ा ही होगा। देखो अभी आपने 3D प्रिंटिंग में क्या हो रहा है कि 3D की चीजें आप बना पा रहे हो एडिटिव टेक्नोलॉजी से, ठीक है। 3D की चीजें बन रही हैं किससे? एडिटिव टेक्नोलॉजी से, मतलब कुछ भी ऐड कर करके बन रही है ना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आप मटेरियल दे रहे हो, उससे कुछ भी 3D में बन के आ रहा है। अब 4D में क्या होता है कि अगर आप 3D के अंदर इफ यू ऐड सम स्पेशल मटेरियल जो उसके काम का होगा, मतलब उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इस तरह कोई स्पेशल मटेरियल अगर आपने ऐड ऑन कर दिया है, देन इट इज कंसिडर एज द 4D प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद अगला आता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं अच्छा खासा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देखो क्वांटम क्या है, सबसे पहले क्वांटम पे सवाल आना शुरू हो चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन पे सवाल आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि क्यूबिट पे एक सवाल ऑलरेडी वो पूछ चुका है। तो दे हैज बीन आस्क्ड क्वेश्चन ऑन क्यूबिट इन 2022। अब आगे सवाल और डीप में जा सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? देखो क्वांटम कंप्यूटर्स उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं जो क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हम लोग बिट्स, देखो नॉर्मली हम लोग बिट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बिट की जगह क्यूबिट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बिट की जगह किसकी बात करते हैं? क्यूबिट की बात करते हैं। और सिंपल सी बात है ये कि बिट में क्या होता है कि सब बाइनरी चलता है, कि इधर 0 और 1। यहाँ पे क्यूबिट में क्या होता है? 0 1 और एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, मतलब उनका कॉम्बिनेशन भी अलाउ होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है क्वांटम के अंदर और क्लासिकल के अंदर। तो क्लासिकल के अंदर बाइनरी चलता है, ठीक है, इधर 0 और 1, उन्हें हम बिट्स कहते हैं। जो भी डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। क्वांटम में क्या होता है कि जो डेटा होता है इन्फॉर्मेशन का, वो क्यूबिट्स की फॉर्म में होता है। क्यूबिट्स में खास बात ये होती है कि वो हाँ 0 1 की तरह इंडिविजुअल भी रह सकते हैं और 0 1 का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। यही रीजन है कि क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर पहला चीज कि कभी भी डेटा कॉपी, मतलब डेटा की चोरी नहीं होती है। अगर डेटा में कोई कॉपी करता है तो दोनों पार्टी को पता चल जाता है। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटेशन में स्पीड बहुत तेज होने वाली है। कुछ प्रॉब्लम जो क्लासिकली सॉल्व करने में शायद सालों लग जाएं, ये कभी हो भी ना पाए, वो उनको क्वांटम सेकंडों में सॉल्व कर सकता है। इसीलिए इस यहाँ पे एक वर्ड कॉइन किया जाता है, क्वांटम सुप्रीमेसी। और अनदर कुछ बातें अगर मैं बोलूँ क्वांटम में तो ये है। और एक और बात है डेटा की। तो ऐसे कहते हैं कि एक क्वांटम की 1 mm का चिप, यानी छोटा सा चिप, यानी ये 1 mm और 1 mm, आज की जो कम से कम 1 मिलियन इस तरह की चिप्स के बराबर डेटा को स्टोर कर सकती है। तो मतलब डेटा बहुत ज़्यादा लेवल पे स्टोर हो पाएगा क्वांटम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वांटम में होने वाली हैं। अब क्वांटम में ये वाला नया कॉन्सेप्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पार्ट है क्वांटम इंफॉर्मेशन को भेजने का। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी का पार्ट है कि हम क्वांटम फिजिक्स को यूज करते हुए एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह से भेज रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटम की देखो दोनों के पास की होती है, सेंडर के पास भी की होती है और उसके पास में, और जो रिसीवर उसके पास भी की होती है। तो सेंडर के पास क्या होती है? इनक्रिप्टेड होती है, और उसके पास में रिसीवर के पास में डिक्रिप्टेड की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैसेज भेजा जाता है। आजकल जो भी आप मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, सब में यही मैकेनिज्म यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लासिकल होता है ना, इसमें मैथमेटिक्स लगती है, मतलब सॉल्विंग द प्राइम नंबर, उससे ये क्या बोलते हैं, ये लोग की को जनरेट करते हैं, और वो आसान नहीं होता उनको सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स को यूज करेंगे इनक्रिप्टेड की और डिक्रिप्टेड कीज को बनाने के लिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सिक्योर हो पाए। दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन तो वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे 0 और 1 भी अलाउ है, और 0 और 1 का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी अलाउ है। और जो एंटेंगलमेंट वाला एंगल है, उसमें ये होता है कि जो जिन लोगों के बीच में अगर मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, दे आर connected to each other. So whenever change you bring at one point, the change will also seen at the another point. इसे बोलते हैं entangled, है ना। entangled को कुछ ऐसे समझ लो कि आप अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड हैं, और जब भी आप कभी दुखी होते हैं तो उनको पता चल जाता है, तो इसका मतलब दे आर entangled। ये एक मतलब मुझे पता है ज़्यादा टेक्निकल और अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट समझने के लायक है कि कोई भी दो चीज़ें अगर एंटेंगल्ड हैं तो उनमें क्या होता है कि एक को कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो दूसरे को भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारे जो सो कॉल्ड जो लव कपल्स हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है
कि एक तकलीफ में दूसरे को अपने आप पता चल जाता है कि दूसरा तकलीफ में है, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है बट समझने के लिए ठीक है ना। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया ना। इन्फॉर्मेशन को भेजना है, की क्या है यार, इनक्रिप्टेड की और डिक्रिप्टेड की होती है। इनक्रिप्टेड में क्या होता है, ये कुछ भेजना चाहता है, उसको इसने मतलब कुछ ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर लिया जिसको समझना मुश्किल है। बस जिसके पास में डिक्रिप्टेड की होगी ना, वही उसको कन्वर्ट कर सकता है रीडेबल कंटेंट में। तो दूसरे वाले के पास में डिक्रिप्टेड की होती है तो उसे रीडेबल में कन्वर्ट कर देता है, तो वो पढ़ लेता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसे, और अगर ये सब क्वांटम फिजिक्स के थ्रू हो तो उसे हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये अभी भी होता है लेकिन ये भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट से होते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। देखो ये तो मैंने गलत लिख दिया है, NFT तो गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे। वैसे मैं NFT समझा दूंगा अभी, है ना। तो प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है, इसको समझ लो। कोई भी इंटरनेट पे अच्छे से समझा नहीं पाए इस आर्टिकल को, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा कि समझा लूँ कि प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी क्या होती है और प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखो मान लेते हैं कि पूरे क्वांटम ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। एक चीज तो ये याद रखना, क्रिप्टो का जो वर्ल्ड है ना उससे रिलेटेड है ये पूरा प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। इसको ढंग से समझ लो। देखो हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि आप क्रिप्टो वर्ल्ड का पार्ट है और मान लीजिए कोई आदमी ए और कोई आदमी बी है जिनके बीच में कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं कि ए ने 5 बिटकॉइंस भेज दिए, कहाँ से, ए से बी को, मतलब ए ने 5 बिटकॉइन बी को भेज दिए। अब ये हो रहा है एक ट्रांजेक्शन्स। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए, इसलिए क्या होता है कि इस ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करना पड़ता है, ठीक है, चेक करना पड़ता है कि सच में ये ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ पे कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये ए सिर्फ 3 ही बिटकॉइंस को भेजे, है ना, तो सर्वर पे डेटा अपडेट करने के टाइम आपको चेक करना पड़ता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन्स तो होने चाहिए, कोई फेक ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है, ये चीज़ चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं इस ब्लॉकचेन पे, ठीक है, वो इसको प्रूफ कर सकते हैं कि यार ये ट्रांजेक्शन हो रहा है ये नहीं हो रहा है, तो वो सब लग जाएंगे इसको प्रूफ करने के लिए। इसके लिए वो क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे माइनिंग। तो वो माइनिंग करते हैं, ठीक है। माइनिंग का मतलब होता है कि वो एक डिफिकल्ट मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करते हैं, और इनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी इस पूरी जो ट्रांजेक्शन्स है उसको वैलिडेट कर सकता है, ये देख सकता है कि सही से हुई या नहीं हुआ है, लेकिन जो विनर होगा ना वो एक ही होगा, वो जो विनर होगा वो एक ही होगा उन सब के अंदर, और बाकी सबका अटेम्प्ट खराब हो जाता है। इसका ड्रॉबैक यही है कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि सारे के सारे माइनर इसके जो प्रूफ है इस ट्रांजेक्शन्स का, उसका प्रूफ के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल तो एक ही होगा उसके अंदर। तो प्रूफ ऑफ वर्क समझ में आ गया। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या हो रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, उस ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी देखने के लिए कि क्या वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स है या नहीं है, ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उसके लिए बाकी जो अदर लोग होते हैं जिनको हम वैलिडेटर भी बोल सकते हैं, वो जो वैलिडेटर्स होते हैं जिनको माइनर भी बोलते हैं, वो ट्राई करते हैं, और वो सब ट्राई करते हैं, और वो ट्राई करते हैं माइनिंग के थ्रू, जहाँ पे वो एक मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व कर जाता है वो मतलब वो ही वैलिडेट कर पाता है। अब उसको एज ए प्राइस बिटकॉइंस मिलते हैं, ठीक है, एज ए प्राइस उसको क्या मिलते हैं, बिटकॉइन मिलते हैं, और वो एक नया बिटकॉइन ऐड कर देता है पूरी चैन के अंदर। तो इस तरीके का मैकेनिज्म चलता है। ड्रॉबैक क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा इसमें वेस्ट होती है। अगला आता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई भी एक ट्रांजेक्शन होता है, उसको वैलिडेट करने की जो ऑथोरिटी है ना वो एक ही वैलिडेटर को मिलेगी। यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, सबके पास वो ऑथोरिटी होती है, सब कंपीट करते हैं, और जो सबसे पहले कर लेता है वो जीत जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, एक ही पर्सन, एक ही वैलिडेटर को वो ऑथोरिटी मिलेगी कि तुम जो ट्रांजेक्शन्स है उसको, उसकी वैलिडिटी को देखो कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये रैंडमली चुना जाएगा, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, रैंडमली किन लोगों को चुनते हैं, जो लोग पहले बिड लगाते हैं, और बिड लगाने के लिए पहले आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेटरल रखनी पड़ती है। तो मान लेते हैं कि मैं प्रूफ ऑफ स्टेक में एक वैलिडेटर बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं
अपने, मुझे मान लीजिए कुछ बिटकॉइन रखने पड़ेंगे, तो मेरे पास जितने बिटकॉइन है मैं एज ए कोलेटरल रख दूंगा। अब बाकी लोगों ने भी ऐसे ऐसे कुछ कोलेटरल रखी होगी, जिसकी कोलेटरल सबसे ज्यादा होती है उसको वो बिड मिल जाती है और एक ही आदमी को वैलिडेशन करने का राइट मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी एनर्जी को सेव किया जा सकता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज मच बेटर देन द प्रूफ ऑफ वर्क इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। एक्सटेंडेड रियलिटी समझते हैं। देखो एक्सटेंडेड रियलिटी कुछ नहीं है, इन तीनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? जो वर्चुअल वर्ल्ड को रियल करके देख सके। जैसे आप मान लीजिए गेम खेल रहे हो, अब वो तो गेम तो हाइपोथेटिकल ही है, पर आपने कोई कैमरा वो लगा लिया, ग्लास लगा लिए, या है ना, या कुछ सेटअप लगा लिया, उससे ये लग रहा है कि गेम में जो गाड़ी चला रहे हो ना वो आप चला रहे हो। आप ऐसे घूम रहे हो तो गाड़ी भी घूम रही है, आप ऐसे कर रहे हो तो वो हीरो भी वहां पे कर रहा है। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड आपको रियल दिखेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है कि जो रियल चीज है ना उसका एक्सपीरियंस एनहांस कर देते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप कुछ कहीं पे विजिट करने जाओ कोई जगह को, और उस जगह पे जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए आप कोई म्यूजियम देखने गए और म्यूजियम में भाई वर्चुअली चल रहा है कि ये राजाओं की फाइट चल रही है, वो आपके, और आप चल रहे हो तो वहाँ पे स्क्रीन पे हिस्ट्री आ रही है बाहर निकल के कि यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, वहाँ पे विजुलाइज करवाया जा रहा है हिस्ट्री को। तो रियल वर्ल्ड को ही, एक्सपीरियंस को एनरिच कर रहे हैं वो। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, मतलब रियल वर्ल्ड को के एक्सपीरियंस को एनरिच कर रहे हैं वर्चुअल चीजों को रियल दिखा के, मतलब एगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों का मिक्सअप कर देंगे तो वो मिक्स रियलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। सो RFID टेक्नोलॉजी ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि ये कहाँ यूज होती है? फास्टैग की टेक्नोलॉजी में यूज होती है। सिंपल सी बात है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ही यूज होती है और ये मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सीधी लाइन में आने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सीधी लाइन में आने का जरूरत नहीं है, और डिस्टेंस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की भी एक रेंज होती है ना, तो एग्जैक्ट किस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा ये कहना मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस पे हैं आप रीडर से। ठीक है, तो टैग्स होते हैं, रीडर होते हैं। तो टैग आप लगाते हो अपनी गाड़ी पे, ठीक है, और उसको एक रीडर रीड करता है डेटा को पूरा। ठीक है, QR कोड्स, अब QR कोड में जब बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकते हो, QR कोड के साइज पे डिपेंड करता है कि आप कितना दूर तक जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद QR कोड में डायरेक्ट लाइन में होना जरूरी है। RFID टेक्नोलॉजी में रियल डेटा, रियल टाइम में डेटा स्टोर हो जाता है, लेकिन QR कोड में थोड़ा बाद में होता है, रियल टाइम में नहीं होता। अब आता है NFC, ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये भी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें भी यही होता है कि थोड़े से एरिया के अंदर मतलब कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग क्या है इसको समझ लो। तो क्रिप्टो जैकिंग में क्या होता है कि हैक डिवाइस यूज टू इलिसिट माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो क्या होता है कि मैं किसी डिवाइस को हैक करूंगा और उसके जो रिसोर्स है उसको यूज करूंगा क्रिप्टो की माइनिंग में। ठीक है, कोई भी उसकी एनर्जी या ग्राफिक्स या मेमोरी, उसको सबको यूज करूंगा मैं क्रिप्टो की माइनिंग में, तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। ब्लू बगिंग, इसमें क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं, स्पेलिंग सही नहीं लिखी है थोड़ा सा, अटैकर एक्सेस ए डिवाइस थ्रू द डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन। तो जो मान लीजिए आपका ब्लूटूथ ऑन है, तो उस ब्लूटूथ ऑन उससे कनेक्ट करके आपका डेटा निकाल लिया जाता है ना, आपकी डिवाइस से डेटा स्टोर किया, मतलब आपकी डिवाइस से डेटा को चुरा लिया जाता है। तो वो कौन सा है? ब्लू बगिंग। हर्मिट है, हर्मिट क्या है? स्पाई सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है हर्मिट, पूछ सकता है आपसे। डिजी लॉकर बता ही दिया, माइटी का ये इनिशिएटिव है, आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, डिजी लॉकर के अंदर, और जब भी आपको जरूरत हो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। EM वेव स्पेक्ट्रम में पहले ही बता चुका हूँ कि EM वेव स्पेक्ट्रम में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। याद रखना फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, वेवलेंथ घटती चली जाएगी। तो ये इधर जा रहे हो तो इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और इधर जाओगे तो वेवलेंथ घटती है। ठीक है, अब समझ लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं। इधर देखो, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ ए फुल वेव। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये जो फुल वेव है, एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी फुल वेव पास हो जाएंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए।
बाकी ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट में मैं फिर तीसरा कोई टॉपिक कवर करूंगा साइंस टेक से, ठीक है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और कोई फैक्चुअल एरर आइडेंटिफाई होती है तो प्लीज़ बताइए। मेरी तरफ से तो मैंने बेस्ट कोशिश की कि कोई फैक्चुअल एरर ना हो, है ना। फिर भी एक ह्यूमन नेचर होता है कि हो जाती है कभी कभी। मोटिवेट रहिए, कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ बताइए, और इस बार सच में फोड़ना है हमें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने की वजह से बहुत बार कभी कभी पर्सनल लेवल पे ह्यूमिलिएशन होता है, ठीक है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने कोट भी लिखा था कि अगर अदर्स आर रिजेक्टिंग यू, व्हाई यू रिजेक्ट योरसेल्फ। तो वो यही है कि लोग आप में कमियां देख रहे हैं, लोग आपकी पोटेंशियल को क्वेश्चन कर रहे हैं, बट दिस टाइम देयर इज नो पॉइंट टू थिंक अबाउट दीज नेगेटिव थिंग्स। दिस टाइम वी हैव टू क्रैक एट एनी कॉस्ट। बस यही स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत तकलीफ होगी जब क्लियर नहीं होता। तो मैं यही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ लास्ट में कि यार मेरे एक दोस्त था, हम अभी खाने के टेबल पे बैठे थे, तो उसने कहा कि यार ये देखो, ये तो पढ़ाता भी है और पढ़ाई भी कर रहा है। तो उन दोस्तों ने कहा कि यार अगर तुम भी कमा लो, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम को तुम रिस्क पे डालना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि पीपल क्वेश्चन योर एवरीथिंग, यू आर टीचिंग एट समवेयर, यू आर लाइक पुटिंग योर एग्जाम ऑन द थ्रेट। सो क्या, तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे। कुछ लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो ये बात बहुत ही नेगेटिव हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह के एग्जाम्पल अवेलेबल है, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मैं फिर से मिलूंगा साइंस और टेक के एक नए मतलब वीडियो के साथ में। अगले सेशन में मैं डिजीज़ और जीएम टेक्नोलॉजी को कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।